फार्माकोडायनेमिक में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि एंजाइम और रिसेप्टर, और एंजाइम और रिसेप्टर में क्या पढ़े थे कि जो एंजाइम में था कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव, और रिसेप्टर में क्या पढ़े थे, रिसेप्टर में इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर और आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। तो इस तरह का रिसेप्टर पढ़े थे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ना है कि अब पढ़ना है कि लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है। अब कर्व का मतलब ये वाला कर्व नहीं समझना है कि ये वाला कर्व पढ़ना है। कर्व का मतलब यहाँ पे ये कर्व पढ़ना है जिसको बोलते हैं एस शेप कर्व होता है, और उसको क्या बोलते हैं कि सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। और सिग्मॉइड कर्व कैसा होता है, इस तरह से दिखाई देता है, तो इसको लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व भी बोलते हैं। अब ये क्लिनिकली यूज कैसे होता है कि यहाँ पे हम लोग के फार्माकोलॉजी में आखिर इसका यूज क्या है। अब इससे हम लोग पता लगाते हैं कि ड्रग जो होता है कोई भी, उसका कितना पोटेंसी है और कितना एफिकेसी है। तो पोटेंसी का मतलब आप लोग को समझना है कि पोटेंसी मतलब क्या होता है। पोटेंसी का मतलब यहाँ के रामदेव वाला जो पोटेंसी का मतलब यहाँ पे आप जो आसाराम या फिर रामदेव बाबा वाला जो पोटेंसी होता है उसका मतलब वो पोटेंसी नहीं समझना है। यहाँ पे दवाई का पोटेंसी समझना है कि दवाई का क्या पोटेंसी होता है। कहने का मतलब कि अगर कोई भी दवाई, हम 5 मिलीग्राम का कोई दवाई है, वो पेन को कम कर रहा है, किसको, दर्द को कम कर रहा है। वहीं पे हम 50 मिलीग्राम का एक दवाई दे रहे हैं, वो भी दर्द को कम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन सा दवा ज़्यादा पोटेंट है, मतलब कि कौन सा दवा में ज़्यादा पोटेंसी है, ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 5 मिलीग्राम वाला जो दवाई है, ये ज़्यादा पोटेंट है, इसमें ज़्यादा पावर है, मतलब कि कम डोज में वो ज़्यादा काम कर रहा है। वहीं पे 50 मिलीग्राम का डोज भी देख रहे हैं, तो 50 मिलीग्राम का जो टैबलेट है वो भी क्या कर रहा है, लेकिन वो भी दर्द को कम कर रहा है, लेकिन 50 मिलीग्राम पे कर रहा है। तो यहाँ पे पोटेंसी किसका ज़्यादा होगा, 5 मिलीग्राम का दवा है उसका पोटेंसी ज़्यादा हो गया। कहने का मतलब कि हम लोग पोटेंसी में ड्रग जो होता है, जो दवाई होता है, उसका डोज देखते हैं कि कितना कम डोज में कितना ज़्यादा वो काम कर रहा है। उसी तरह से एफिकेसी होता है। अब एफिकेसी में हम लोग को क्या देखना है कि अगर कोई दवाई है, एक मान लीजिए कि ए नाम का दवा है, वो 100% काम कर रहा है, ठीक है, और एक बी नाम का दवा है, वो भी 60% काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि कौन सा दवाई है जिसका एफिकेसी ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे सभी लोग बता सकते हैं कि जो ए नंबर का जो दवा है, जिसका 100% जो काम कर रहा है, उसका एफिकेसी ज़्यादा हो रहा है। और जो बी नंबर का जो दवा है वो क्या है, 60% जो काम कर रहा है, उसका एफिकेसी कम हो रहा है। तो कहने का मतलब कि पोटेंसी अगर चेक करना है तो दवाई का डोज देखेंगे कि कितना कम डोज पे वो कितना ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है, और एफिकेसी देखना है तो डोज का इफेक्टिव देखेंगे कि कोई भी दवाई 100% काम कर रहा है या फिर वो 100% से कम काम कर रहा है। तो अगर इफेक्टिव देखना है तो परसेंटेज देखना है कि दवाई कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कितना परसेंट काम कर रहा है। और पोटेंसी देखना है तो देखना है कि जो दवा होता है कितना कम अमाउंट में, कम मात्रा में कोई भी दवा अगर दिया जाए तो कितना जल्दी वो काम करता है। तो पोटेंसी मतलब पावर, और इफिकेसी का मतलब इफेक्टिव, यानी कि इफेक्ट कितना कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग को समझना है कि इसको हम लोग को याद कैसे करना है। तो अब ये ग्राफ का मतलब यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व का जो ग्राफ है, सिग्मोइड ग्राफ है। अब ये ग्राफ हम लोग को क्या शो करता है, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज याद रखना है कि अगर कोई भी मुसीबत में पड़ना है, आप लोग को कोई भी किसी भी तरह का मुसीबत में पड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, सबसे पहले हेल्प मांगते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं। तो हेल्प का मतलब क्या होता है, हेल्प, HELP, हेल्प। अब एच से क्या हो गया, एच से हाइट होता है, तो हाइट क्या दर्शाएगा, एफिकेसी दर्शाएगा। और एल से क्या हो जाएगा, एल से लेफ्ट, लेफ्ट क्या करेगा, पोटेंसी दर्शाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब जो ये ग्राफ है, अब ग्राफ में जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, किसी भी ड्रग का जो हाइट, ये क्या करेगा, जो हाइट होता है वो करता है एफिकेसी को दर्शाता है, एफिकेसी, ठीक है, वो कितना दवा कारगर है, एफिकेसी। लेकिन जो लेफ्ट साइड जो दवा होता है, कितना ज़्यादा वो लेफ्ट साइड में गया हुआ है, वो क्या दर्शाएगा, वो पोटेंसी दर्शाएगा। मतलब कि जितना ज़्यादा वो कोई भी दवाई अगर लेफ्ट में गया है तो वो दर्शाएगा कि हाँ ड्रग कितना पोटेंट है, यानी कि ड्रग में कितना दम है, ड्रग कितना पावरफुल है। तो ये जितना ज़्यादा लेफ्ट साइड में दर्शाएगा वो क्या करेगा, वो पोटेंसी दर्शाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, पोटेंसी।
ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई दवाई है, ठीक, कोई दवाई है, अगर हाइट है तो हाइट टेल अबाउट एफिकेसी, ठीक। अगर यहाँ पे देखिएगा कि हम ग्राफ बना रहे हैं कि ये दवा है, ठीक, ये नाम का दवा है और ये बी नाम का दवा है, ये बी नाम का दवा है। अब इसमें आप लोग बताइएगा कि कौन सा दवाई है जो ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा दवाई है जो पोटेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि हेल्प से याद करना है कि हेल्प, HELP, हेल्प। अब H से क्या हो जाएगा, H है हाइट जो होता है, जो ज़्यादा हाइट जो होगा वो एफिकेसी दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीधे देखेंगे कि बी नंबर का जो दवा है वो ज़्यादा ऊंचा गया हुआ है, ज़्यादा हाइट पे है, तो इसका बी नंबर का जो दवाई का जो एफिकेसी है वो ज़्यादा हो गया। और एल, एल से क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट क्या करेगा, पोटेंसी दिखाएगा। अब कौन सा दवाई है जो लेफ्ट में ज़्यादा गया हुआ है, तो यहाँ पे ए नंबर का जो दवा है जो लेफ्ट में ज़्यादा गया हुआ है, तो ए नंबर के दवा में क्या होगा, पोटेंसी, पोटेंसी ज़्यादा होगा। तो ऐसे यहाँ पे देखना है कि अगर इसको देखना है कि अगर हाइट है तो एफिकेसी, अगर लेफ्ट में दवाई है तो पोटेंसी। तो एफिकेसी के अगर देखा जाएगा कि कौन सा दवा ज़्यादा इफेक्टिव है तो बी मोर देन ए, मतलब कि बी दवाई ज़्यादा इफेक्टिव है ए के अपेक्षा। यही उल्टा अगर पोटेंसी पूछा जाएगा, एफिकेसी हो गया। अगर यही उल्टा आपसे पोटेंसी पूछा जाएगा कि कौन सा दवाई है जिसका पोटेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ए मोर देन बी, यानी कि ए दवाई जो होता है वो पोटेंसी में ज़्यादा है, ठीक है। ए दवाई का पोटेंसी ज़्यादा है और बी नंबर का जो दवाई है उसका एफिकेसी ज़्यादा है। तो इसी तरह से ग्राफ के तौर पे आपको दिया जाएगा, अलग अलग ग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा दवाई है जिसका पोटेंसी ज़्यादा है, कौन सा दवाई है जिसका एफिकेसी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप निकाल सकिएगा। कभी भी मुसीबत में पड़ना है तो क्या करना है कि हेल्प को याद रखना है, हेल्प से ये आपको सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्राफ और दिया गया है। अब इस ग्राफ में आप लोग बताइएगा कि कौन सा दवाई है जो मोस्ट इफेक्टिव है और कौन सा दवाई है जिसका पोटेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे भी हेल्प को याद करना है, HELP। अब दवाई नंबर A, B, C, D, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कौन सा दवा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो यहाँ पे C नंबर क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अब कौन सा दवा सबसे ज़्यादा पोटेंट है, अब पोटेंसी देखना है तो D नंबर जो दवाई है सबसे ज़्यादा पोटेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो ग्राफ गया हुआ है लेफ्ट साइड ज़्यादा है और जो सी नंबर का जो ग्राफ है वो हाइट में ज़्यादा है। तो यहाँ पे पोटेंसी अगर पूछा जाएगा तो किसका ज़्यादा है, पोटेंसी में डी का ज़्यादा है, और एफिकेसी अगर पूछा जाए तो किसका ज़्यादा है, एफिकेसी में सी का ज़्यादा है। तो इस तरह से आप एफिकेसी और पोटेंसी जो होता है ड्रग का निकाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्वांटल डीआरसी क्या होता है। तो क्वांटल डीआरसी को इस तरह से समझते हैं कि किसी भी दवा को, मान लीजिए कि कोई एक दवाई आप ले लिए और उस दवाई को एक फिक्स डोज पे अलग अलग लोगों में दिया जा रहा है, तो अलग अलग लोगों में जो दिया जा रहा है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा दवाई को, उसी को बोलते हैं क्वांटल डीआरसी। अब कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि एक दवा ले लीजिए और दवा लेने के बाद 100 आदमी का एक ग्रुप ले लिए हैं, वो दवाई एक फिक्स डोज पे अलग अलग आदमी में दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 20 आदमी में क्या दिए, एक डोज पे दवाई दिए, तो उसको क्या हुआ कि उसको नींद आ गया, यानी कि सिडेटिव हो गया, उसको नींद आ गया, ठीक, नींद आ गया, आया। वही दवाई को अलग दूसरे आदमी में दिए, ठीक है, सेम डोज पे फिर अलग आदमी में दिए, तो उसमें क्या हुआ, 50 लोगों को क्या हुआ कि उसमें भी नींद आ गया, उसको भी सिडेटिव कर दिया, स्लिप हो गया, ठीक, सुता दिया। फिर वही दवाई को अलग डोज पे फिर अलग आदमी में देते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि 90 जो लोग होते हैं उनमें क्या हुआ कि उनको नींद आ गया, नींद आया। तो सेम ही दवाई है, सेम ही दवाई को अलग अलग आदमी में अलग अलग डोज पे देके देखा जाता है कि क्या इफेक्टिव हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे दो चीज होगा, एक दवाई ले लिए हैं, उस दवाई को अलग अलग डोज पे देखा जा रहा है, एक डोज दिए तो वहां पे देखा जा रहा है कि आदमी में काम कर गया, फिर अलग डोज पे देख रहे हैं तो उसमें भी देखा जा रहा है कि चलो यहाँ पे 20 आदमी में काम किया, वहां पे 50 आदमी को सेम काम कर रहा है। लेकिन फिर अलग डोज पे फिर वही दवाई को देखा जा रहा है कि हाँ सेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सीधे देखना है कि वो दवाई उतना डोज पे हम दे रहे हैं तो क्या वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसको इस तरह से भी देखते हैं
कि अगर कोई भी दवाई है, कोई दवाई अगर हम किसी को दिए हैं, तो सबसे पहले तो अगर किसी में अगर अच्छा काम किया, जैसे मान लीजिए कि एक दवाई दिए, दवाई देने के बाद किसी भी आदमी को, तो उसको ब्लड प्रेशर है उसको कम कर दिया, ठीक है। तो वो जो ब्लड प्रेशर कम कर दिया एक डोज पे, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव डोज, ठीक। लेकिन वही दवाई अगर हम और डोज बढ़ा के दे रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि सेम अमाउंट पे अगर हम दवाई दे रहे हैं और उसको दवाई के देने से क्या होगा कि अगर मृत्यु हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, लीथल डोज। तो इफेक्टिव डोज क्या होता है और लीथल डोज क्या होता है, ठीक है। लीथल डोज क्या होता है, तो इफेक्टिव डोज कहने का मतलब होता है कि कोई भी दवाई अगर सेम अमाउंट पर किसी को दिया गया तो इफेक्ट कर रहा है, तो उसको लीथल डोज इफेक्टिव डोज कहेंगे। लेकिन वही दवाई सेम अमाउंट पर अगर दे रहे हैं तो उसमें मृत्यु हो रहा है, उसको क्या हो रहा है कि मर जा रहा है, तो उसको लीथल डोज कहेंगे। तो लीथल डोज होता है हमेशा एनिमल में होता है, लेकिन इफेक्टिव डोज क्या होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो इसको कभी भी क्वांटल डीआरसी अगर निकालने के लिए होगा तो इसको इस तरह से देखना है कि सेम कोई भी दवाई अगर सेम अमाउंट पे अलग अलग कंडीशन में दिया जाता है तो उसका इफेक्ट अलग अलग आता है। तो जिसे कहने का मतलब कि 50% रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर डोज देन इक्वल टू एल ईडी 50, यानी कि इफेक्टिव डोज हो गया, ठीक है, इफेक्टिव डोज। लेकिन जो 50% जो एनिमल में दिया गया तो क्या गया कि एनिमल मर गया, तो उसको क्या बोलते हैं कि लीथल डोज कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसे इसका निकाला जाता है, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि लीथल डोज डिवाइडेड बाई इफेक्टिव डोज, LD50 बाई ED50। तो जिसको क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। इससे क्या निकलता है, सेफ्टी मार्जिन निकलता है। और इसी से किसी भी दवाई का सेफ्टी का पता लगाया जाता है कि कितना डोज दिया जाए तो वो सेफ रहेगा और कितना डोज दिया जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, यानी कि कोई भी मर सकता है। तो मरने वाला जो भी होता है जिसको लिथल डोज बोलते हैं वो हमेशा एनिमल में निकालते हैं। और इफेक्टिव डोज क्या होता है कि वो इफेक्टिव होता है, वो कारगर डोज होता है। ये क्वांटल डीआरसी से निकालते हैं। इसमें ED50 और LD50 यानी कि इफेक्टिव डोज और लिथल डोज इससे निकालते हैं, किससे, क्वांटल डीआरसी। या कभी भी अगर क्वांटल डीआरसी आपसे पूछा जाए कि क्वांटल डीआरसी क्या होता है, तो इसमें सीधे सीधे लिखना है कि 50% ऑफ ड्रग जो होता है देने के बाद कोई भी एनिमल में जो 50% एनिमल मर जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, LD50, यानी कि क्वांटल डीआरसी का LD50 यानी कि लीथल डोज बोलते हैं। और वही ईडी बोला जाए तो क्या होगा, 50% अगर डोज दिया जाए तो क्या होगा कि इफेक्टिव डोज दूंगा किसी में देने के बाद वो कारगर रहा, वो इफेक्ट काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव डोज। यानी कि LD मतलब लिथल डोज यानी कि मर गया, इफेक्टिव डोज ईडी मतलब इफेक्टिव डोज यानी कि वो काम कर गया। तो यही हो गया क्वांटल डीआरसी। और इसका ग्राफ इस तरह से होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट और लिथल इफेक्ट। एक ड्रग है, एक ड्रग को दिया गया है सेम अमाउंट पे, ठीक है, तो काम कर रहा है, ठीक, अच्छा काम करता है, तो इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट। लेकिन वही ड्रग है उसका हल्का सा डोज बढ़ा दिया गया है। जब डोज बढ़ा के जब दिया गया है तो वो क्या हो गया, लिथल डोज। अब यहाँ से निकालेगा ED50 और LD50 यानी कि इफेक्टिव डोज और लिथल डोज। तो लिथल डोज और इफेक्टिव डोज क्या है, उसको क्या बोलते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स। और थेराप्यूटिक इंडेक्स जब निकल जाएगा तो उससे क्या होगा, सेफ्टी ऑफ मार्जिन पता चल जाएगा कि कितना ड्रग हम दे सकते हैं। जैसे कोई भी दवाई होता है, जैसे मान लीजिए कि 50 मिलीग्राम का कोई दवाई है, ठीक, 50 मिलीग्राम का कोई दवाई है, और जब ये दवाई को हम 200 मिलीग्राम तक दे रहे हैं तो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे 200 मिलीग्राम से हम 250 मिलीग्राम का ये दवाई देंगे किसी को, तो वहाँ पे क्या होगा, ये लीथल डोज, टॉक्सिसिटी वगैरह हो जाएगा, वहाँ पे वो मरने का संभावना हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं LD50 यानी कि लीथल डोज बोलते हैं। तो किसी भी दवाई जो होता है उसको सेफ्टी ऑफ मार्जिन यहाँ से निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका क्वांटल डीआरसी। अब हम लोग देखते हैं कि क्लिनिकली ट्रायल क्या होता है। क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल कहने का मतलब कि कोई भी दवाई बनाने से पहले तो ऐसे नहीं है कि उसको मार्केट में उतार दिया जाए। उसको क्या होता है कि टेस्टिंग होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हेल्दी ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन में वो दवाई का टेस्टिंग होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल। अब क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि अपने लैब में गए, कोई भी दवाई ले लिए और उसको ट्रायल करना स्टार्ट कर दिए। इसके लिए क्या करना होता है कि एक एप्लीकेशन लिखना होता है। जो एप्लीकेशन होता है किसको देते हैं, जो यूएसए में देते हैं एफडीए को, ठीक है, और इंडिया में देते हैं डीजीसीआई को। अब उसको एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ से वो अप्रूवल देगा कि हाँ ठीक है, आप क्लिनिकली अब इस दवाई को ट्रायल कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले एक हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर को लिया जाता है, मैंने हेल्दी ह्यूमन को लिया जाता है जिसमें किसी भी तरह का कोई बीमारी ना हो।
उसको चूज किया जाता है। उसमें सबसे पहले क्या होता है कि माइक्रो डोजिंग होता है, जिसको फेज 0 बोलते हैं। माइक्रो डोजिंग में क्या होगा कि वहाँ पे उसको दे दिया जाता है और उसमें को देखा जाता है कि दवाई जो होता है 100 mcg दिया जाता है, यानी कि 100 माइक्रोग्राम दिया जाता है, मिलीग्राम नहीं दिया जाता है, 100 माइक्रोग्राम दिया जाता है। और उसके बाद उसमें ये देखा जाता है कि वो जो दवाई है वो आदमी के अंदर कहाँ कहाँ जा रहा है, जैसे कि रेडियो लेवल सब्सटेंस वहाँ पे ऐड किया जाता है। और उसके बाद थेराप्यूटिक डोज देखा जाता है और देखा जाता है फार्माकोकाइनेटिक ड्रग का देखा जाता है। कहने का मतलब कि ड्रग जो होता है कैसे कैसे अंदर जा रहा है, कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, वो इफेक्ट क्या करेगा, उसका सारा कुछ अंदर में पैरामीटर जो होता है उसको देखा जाता है। इसी को बोलते हैं माइक्रो डोजिंग, या फिर ट्रायल का जो सबसे पहला फेज होता है जीरो ट्रायल जो होता है यही बोलते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन करना जरूरी है, जिससे एक आइडिया लग जाता है। अब यहाँ पे मेन काम आता है ट्रायल नंबर 1, यानी कि फेज 1। फेज 1 में क्या होता है? सबसे पहले फेज 1 में होता है कि नन हेल्दी ह्यूमन वॉलेंटियर, यानी कि हेल्दी आदमी को लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एफिकेसी कैन नॉट बी टेस्टेड। यहाँ पे कोई भी ड्रग जो होता है उसका एफिकेसी नहीं देखा जाता है। मेन एम यहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम टॉलरेटिंग डोज होता है, यानी कि कोई भी आदमी में वो दवा जब दिया जा रहा है फेज 1 में तो कितना ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है। तो मेन एम दवाई का होता है कि मैक्सिमम टॉलरेटिंग डोज जो होता है, एक डोज जो होता है कि कितना अमाउंट तक वो बंदा जो है, कोई भी आदमी है, वो दवा को टॉलरेट कर सकता है, मतलब कि वो सहने का क्षमता कितना उसके अंदर है। तो वही जो फर्स्ट फेज होता है यहाँ पे चेक किया जाता है। जब वो पास हो जाता है तो उसके बाद आता है फेज नंबर 2। अब फेज 2 में क्या देखा जाता है कि यहाँ पे पेशेंट होता है उसके ऊपर देखा जाता है। अब कोई भी दवाई बना है, जैसे मान लीजिए कि बुखार ठीक होने के लिए दवाई बना है, तो अब पेशेंट को दिया जाएगा कि जो भी बुखार वाला जो पेशेंट है, फीवर जिसको लगा हुआ है, उसको दवाई दिया जाएगा। तो उसमें देखा जाता है कि ये दवाई कितना इफेक्टिव है, मतलब कि फर्स्ट एफिकेसी जो चेक होता है फेज नंबर जो 2 होता है यहाँ पे होता है। वो पैरासीटामोल का जो दवाई का जो हम लोग बना रहे हैं वो दिया जाएगा पेशेंट को, और पेशेंट में देखा जाएगा कि ये दवा जो होता है कितना इफेक्टिव, यानी कि 100% फीवर ठीक कर रहा है या फिर 60% या फिर 40% फीवर को ठीक कर रहा है। वहाँ पे एफिकेसी चेक होता है, कहाँ पे? फेज नंबर 2 में होता है। सबसे पहले एफिकेसी चेक होता है उसकी, जिसको क्या बोलते हैं सिंगल ब्लाइंड स्टडी, मतलब कि जो दे रहा है उसको पता है, लेकिन जो पेशेंट है उसको बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा दवाई हमको दिया जा रहा है। इसको सिंगल ब्लाइंड स्टडी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंगल ब्लाइंड स्टडी कहाँ पे होता है? फेज 2 में होता है। फेज 2 में क्या होता है? फर्स्ट एफिकेसी चेक किया जाता है। फेज 1 में क्या होता है? फेज 1 में हेल्दी ह्यूमन जो वॉलंटियर होता है उसके ऊपर दवाई दिया जाता है, और वहाँ पे क्या चेक होता है? मैक्सिमम टॉलरेटिंग डोज जो होता है वो चेक किया जाता है। जब फेज 1 और फेज 2 जब पास हो जाता है तो अब आते हैं फेज नंबर 3 में। और फेज नंबर 3 में क्या होता है कि यहाँ पे डन इन द पेशेंट 5000, मतलब कि कम से कम 5000 पेशेंट में देखा जाता है कि अब वो देखना है कि क्या वो काम करता है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग फेज 2 लिए, क्योंकि दवाई का एफिकेसी चेक करना था कि हाँ इफेक्टिव है कि नहीं है। तो वो हम लोग कोई भी पेशेंट ले लिए 1 2 3 4, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो दवाई इफेक्टिव है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पास कर जाता है फेज 2, तो हम लोग फेज 3 में आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कितना पेशेंट लेना है। कम से कम 5000 जो पेशेंट होता है यहाँ पे लेना है और उसके ऊपर दवाई देना है। तो यहाँ पे क्या होता है? मल्टी सेंट्रिक स्टडी यहीं पे होता है, मतलब कि दवाई जब 5000 पेशेंट में दिया जाएगा और वो अलग अलग पेशेंट का अलग अलग इफेक्ट होगा। वहाँ पे सब कुछ देखा जाएगा कि वो दवाई कितना इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी में क्या साइड इफेक्ट होगा, किसी में क्या नहीं होगा। और यहीं पे कंफर्म पता भी चलता है एफिकेसी का, कि और अच्छे तरह से एफिकेसी का कंफर्मेशन भी पता चल जाता है कि हाँ कितना पेशेंट है वो कितना ज़्यादा ठीक हो रहा है, 100% काम कर रहा है या फिर 60% काम कर रहा है। और ये होता है डबल ब्लाइंड स्टडी होता है, मतलब कि पेशेंट का भी नहीं पता होता है और जो दे रहा है दवाई उसको भी नहीं पता होता है। तो ये सबसे बेस्ट फेज होता है फेज नंबर 3। अगर दवाई यहाँ से पास हो गया तब हम लोग आते हैं कि सब कुछ यहाँ पे पैरामीटर चेक हो जाता है कि हाँ दवाई कारगर है, इफेक्ट कर रहा है, पेशेंट भी ठीक हो रहा है। तब हम लोग को लगता है कि चलो अब दवाई को मार्केट में लाना चाहिए। अब मार्केट में लाने से पहले क्या होता है कि ऐसे तो नहीं है कि दवाई को तुरंत मार्केट में उतार देना है। तो इसके लिए फिर से एप्लीकेशन लिखना पड़ता है एनडीए को। अब उसको नेशनल ड्रग अथॉरिटी जो होता है उसको एप्लीकेशन लिखेंगे। अब लिखेंगे कि हम लोग बिलियन ऑफ डॉलर, करोड़ों करोड़ रुपए हम इस पे खर्च कर चुके हैं।
अब हम लोग को तो कुछ कमाने का मौका दीजिए। तो वो अब एप्लीकेशन बोलता है कि ठीक है चलो तुम भी कमा लो। अब वो एप्लीकेशन का ग्रांटेड कर देता है, ग्रांट कर लेगा एप्लीकेशन, उसके बाद ड्रग को हम क्या करते हैं कि मार्केट में लाते हैं। जब मार्केट में ड्रग आ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को बोलते हैं फेज 4। फेज 4 में क्या होगा, जो ड्रग आ गया मार्केट में, अब मार्केट में जब ड्रग आता है तो पोस्ट मार्केटिंग स्टडी यहीं से होता है, मतलब कि ड्रग मार्केट में आ गया, सभी लोग ले रहे हैं, और इसके बाद धीरे धीरे पोस्ट मार्केटिंग स्टडी इसमें करते हैं कि और भी अलग अलग लोगों पे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, फेज 4 में पोस्ट मार्केटिंग स्टडी होता है। और यहाँ पे रेयर और लॉन्ग टर्म जो एडवर्स इफेक्ट होता है दवाई का, वो भी चेक किया जाता है कि मतलब कि लंबे समय तक दवाई जब चलेगा तो क्या इफेक्ट देगा। रेयर क्या, अलग अलग आदमी जो होता है, पेशेंट होता है, उसमें क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो ये सारा कुछ जो होता है फेज 4 में देखा जाता है। तो फेज 1 में हम लोग क्या देखें, सबसे पहले फेज 1 में हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर लिए, मतलब कि अच्छा हट्टा खट्टा आदमी लिए, और उसमें मैक्सिमम टॉलरेटिंग डोज दिया, यानी कि कितना वो दवाई को सहन कर सकता है। उसके बाद आता है फेज 2। फेज 2 में हम लोग क्या देखें, यहाँ पे पेशेंट लिए हैं जो बीमार है, उसके ऊपर दवाई दिए हैं, और यहाँ पे सबसे पहले एफिकेसी का पता चला है कि दवाई इफेक्टिव है या फिर नहीं है। और ये सिंगल ब्लाइंड होता है, सिर्फ पेशेंट को नहीं मालूम होता है कि हमको दवाई कौन सा दिया गया है। उसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 में क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम 5,000 पेशेंट को लिया जाता है, और 5,000 पेशेंट को लेकर वहाँ पे दवाई को दिया जाता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एफिकेसी को पता चलता है कि हाँ कितना ज़्यादा और अच्छा से इफेक्टिव दवाई है कि नहीं। और ये डबल ब्लाइंड होता है, मतलब कि जिसको पेशेंट को दवाई मिल रहा है उसको भी नहीं मालूम है कि हमको कौन सा दवा मिल रहा है, और जो इन्विजिलेटर होता है, एग्जामिनर होता है, उसको भी नहीं पता होता है कि कौन सा दवाई दिया जा रहा है। तो ये डबल ब्लाइंड हो गया। ये सबसे अच्छा डबल ब्लाइंड स्टडी होता है, मतलब कि किसी को पता नहीं है लेकिन दवाई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मालूम चल जाता है कि किस तरह से वो दवा काम कर रहा है। तो ये कौन करता है, कि जो क्लिनिकल ट्रायल जो करता है, ये सारा काम उसी का होता है, वो ले जाकर दे देता है, और ना पेशेंट को पता रहता है, ना वहाँ के डॉक्टर लोग होते हैं, उनको भी नहीं मालूम होता कि कौन सा दवाई है। अगर इफेक्टिव कर गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो चलिए यहाँ से पास हो गया। फिर लिखते हैं एप्लीकेशन, कमा लेने दीजिए, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिए हैं तो। अब वो कमाने के लिए क्या होता है, पोस्ट मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग में दवाई को लाया जाता है, और जब दवाई मार्केट में आ जाता है तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया फेज 4। और फेज 4 में क्या होता है कि यहाँ पे पोस्ट मार्केटिंग स्टडी होता है, लॉन्ग टर्म जो साइड इफेक्ट होता है दवाई का वो देखा जाता है, और एडवर्स इफेक्ट। तो ये हो गया कि क्लिनिकल ट्रायल के इस तरह से किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी कैटेगरी क्या होता है। प्रेगनेंसी कैटेगरी कहने का मतलब होता है कि कोई भी दवाई होता है, अगर प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है उसके अंदर वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ड्रग होता है कैटेगरी A B C D X। अब एक्स जो होता है क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो सबसे सेफ जो कैटेगरी होता है दवाई का वो होता है ए। ठीक है, A B C D तक दवाई सेफ है, लेकिन सबसे सेफ जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं ए। और यहाँ पे एक चीज होता है, शेड्यूल एक्स ड्रग होता है, और एक होता है कैटेगरी एक्स ड्रग होता है। तो दोनों में अंतर समझिएगा, शेड्यूल एक्स किसको बोलते हैं और कैटेगरी एक्स किसको बोलते हैं। शेड्यूल एक्स दवाई कहने का मतलब होता है कि टोटली डिफरेंट होता है कैटेगरी एक्स से। ठीक है, शेड्यूल एक्स में होता है कि जो कि नार्कोटिक ड्रग होता है, और साइकोट्रोपिक ड्रग होता है, जैसे कि केटामाइन। ठीक है, केटामाइन जो कि नार्कोटिक ड्रग है, जैसे कि ओपोइड से बना हुआ होता है, जो सिडेटिव करता है, आदमी को सुला देता है, नींद वाला एक दवाई होता है, जिसको क्या बोलते हैं शेड्यूल एक्स में। लेकिन कैटेगरी एक्स जो दवाई होता है वो क्या होता है, टेरेटोजेनिक, यानी कि वो दवाई जो होता है किसी भी पेशेंट को दे दिया जाए, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज को, तो उसमें क्या कर देगा कि बच्चा जो पैदा होगा ना, तो वो उसका न्यूरल डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब कि किसी का मुंह नहीं सही से जुड़ रहा है, किसी का हाथ गायब है, किसी को लिम्ब जो होता है नीचे वाला जो पैर होता है वो नहीं से बन रहा है, तो जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक दवाई है थैलेडोमाइड होता है, प्रेग्नेंट लेडीज को दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जिसको फोकोमिलिया हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर बच्चा पैदा होगा तो उसका जो लोअर लिम्ब जो होता है, पैर जो होता है, बिल्कुल बना हुआ ही नहीं होता है, ऊपर का बॉडी बना रहेगा, पैर जो होता है बिल्कुल नहीं बना हुआ होता है। तो कैटेगरी एक्स और शेड्यूल एक्स में ये अंतर है कि शेड्यूल एक्स जो दवाई होता है जो कि साइकोट्रोपिक दवाई होता है, जैसे कि आपको सीडेशन देगा, नींद लाएगा, जैसे कीटामाइन टाइप का ड्रग हो गया, मॉर्फिन ड्रग हो गया,
ये हो गया शेड्यूल एक्स। लेकिन जो कैटेगरी एक्स हो गया ये क्या करेगा, टेरेटोजेनिक इफेक्ट करेगा, किसमें, प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उसमें, और बच्चे के ऊपर इफेक्ट करेगा, मतलब कि उसका जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगा, उसका लिम्ब नहीं बनेगा, हाथ नहीं बनेगा, मुंह नहीं बनेगा। किसी किसी बच्चा को देखिएगा कि मुंह नहीं बना होता है, बिल्कुल चपटा होता है। किसी का ब्रेन जो होता है ये पूरा खुला होता है। तो इस तरह का जो बच्चा होता है, तो जिसको इस तरह का जो दवाई होता है जैसे कि थैलेडोमाइड हो गया, वेलपोरेट हो गया, तो इस तरह का दवाई होता है कैटेगरी एक्स में आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा आप लोग कि शेड्यूल एच क्या होता है। शेड्यूल एच वैसा दवाई होता है जो कि रिक्वायर होता है प्रिस्क्रिप्शन का, मतलब कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप वो दवाई नहीं ले सकते हैं मार्केट से, जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह जो भी होगा जिस पे लिखा रहेगा शेड्यूल एच, बिना प्रिस्क्रिप्शन का वो दवाई आप मार्केट से नहीं ले सकते हैं। तो कैटेगरी एक्स क्या हो गया, कैटेगरी एक्स कहने का मतलब हो गया कि आपका वो दवाई है जो कि कैटेगरी एक्स में वो दवाई आएगा जिसको बच्चे में या कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है अगर उसमें वो दवाई दिए तो बच्चे को इफेक्ट डाल सकता है। शेड्यूल एक्स वो दवाई हो गया जैसे कि नार्कोटिक टाइप का दवाई हो गया, जैसे कीटामाइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, ये जिसको लेने से आदमी सो जाता है, सिडेटिव हो जाता है, नशा वाला चीज। और शेड्यूल एच क्या हो गया, वैसा दवाई जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवाई दुकान या फिर मार्केट से आपको नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल एच बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेफ एंड अनसेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में कौन सा दवाई सेफ है कौन सा अनसेफ है। तो इसमें कहने का मतलब कि कोई भी दवाई, जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो गया या फिर एंटीकोगुलेंट दवाई देना है, तो कौन सा उसमें दे सकते हैं जो कि बच्चा के ऊपर इफेक्ट ना करे। तो हाइपरटेंशन कहने का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर, अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो उस समय कौन सा दवाई देंगे। तो सबसे पहले होता है बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर में कौन सा दवाई होता है, लाबेटालोल। अब लाबेटालोल को कैसे याद रखिएगा कि कोई भी प्रेगनेंसी में चाहता है कि मेरा बेटा हो, तो ला बेटा, इसमें बेटा शब्द आ रहा है तो लाबेटालोल प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। उसके बाद मिथाइल डोपा, उसके बाद आता है हाइड्रेलाजिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन सा दवाई होगा, जैसे निफिडिपिन। तो ये जो दवाई होता है ये हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी में सेफ है। और कौन सा दवाई अब अनसेफ है, मतलब कि कौन सा दवाई प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कौन सा दवा प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। तो जितना ए सी ई इनहिबिटर है, ऑल ए सी इनहिबिटर, जितना ए सी इनहिबिटर है, ऑल ए सी ई इनहिबिटर जितना दवाई है, जो कि दवाई के लास्ट में होता है प्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, तो जितना दवाई है इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। एक दवाई और है ए आर बी, जिसको एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसको बोलते हैं, ए आर बी जो दवाई होता है इसको भी नहीं दिया जाता है। इस दवाई का नाम क्या स्टार्ट होता है, साटन से, जैसे वलसाटन। तो ये जो दवा होता है ये प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले जो हाइपरटेंशन में होता है, तो हाइपरटेंशन में क्या देखें, हाइपरटेंशन में सबसे सेफ ड्रग कौन सा है, तो बीटा ब्लॉकर में, बीटा ब्लॉकर में कौन सा हुआ, लाबेटालोल। उसके बाद मिथाइल डोपा दे सकते हैं, कार्बिमाजिपिन दे सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। लेकिन कौन सा दवाई नहीं देना है प्रेगनेंसी में, जैसे कि एसी इनहिबिटर नहीं देना है, जिसमें कि लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, जिस दवाई के लास्ट में प्रिल प्रिल आए वो क्या होता है, एसी इनहिबिटर होता है, वो प्रेगनेंसी में नहीं देना है। और प्रेगनेंसी में वो भी दवाई नहीं देना है जिसके लास्ट में साटन लगा रहे, जैसे कि इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो वो दवाई भी नहीं देना है। जैसे कि वलसाटन नाम का जो दवा होता है वो नहीं देना है। ये क्या होता है, सेफ नहीं होता है प्रेगनेंसी में, मतलब कि ये जो भी दवाई होता है इसको नहीं देना है प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद होता है एंटीकोगुलेशन, मतलब कि मान लीजिए कि क्लॉट हो गया, तो क्लॉट से बचने के लिए कौन सा दवा प्रेगनेंसी में देते हैं, तो सबसे सेफ होता है हेपरिन, ठीक है, HEPRIN। हेपरिन जो होता है सबसे सेफ होता है। तो प्रेगनेंसी में आप हेपरिन दे सकते हैं। लेकिन जो वारफरिन जो होता है, वारफरिन प्रेगनेंसी में आपको नहीं देना है, वारफरिन प्रेगनेंसी में आपको नहीं देना है, क्या देना है, हेपरिन देना है। इसके बाद होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि दिमागी प्रॉब्लम होता है। दिमागी प्रॉब्लम के लिए क्या देना पड़ता है कि एंटी साइकोटिक ड्रग देना पड़ता है, एंटी साइकोटिक। अब एंटी साइकोटिक कोई भी ड्रग होता है तो ये क्या होता है कि मैक्सिमम तो एंटी साइकोटिक अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ वैसा एंटी साइकोटिक है जो कि बहुत ज़्यादा ही खराब होता है, जैसे कि वेलपोरेट और लिथियम। अब ये दोनों दवाई क्या करता है कि वेलपोरेट क्या होता है कि एकदम कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, मतलब कि इसको नहीं देना है। और लिथियम तो है कि क्या करना है कि अवॉइड ही करना है, मतलब कि लिथियम देना ही नहीं है। लिथियम से क्या होता है कि एब्स्टिन एनोमलीज होता है, मतलब कि जो बच्चा जो होता है ना उसका बूट शेप का जो हर्ट, बॉक्स शेप जो हर्ट होता है, बॉक्स शेप का हर्ट होने लगता है। जो
बच्चा का जो दिल बनेगा वो दिल प्रॉपर नहीं बनता है, वो एक डब्बे का आकार का दिल बनता है जिसको बॉक्स ऑफ हार्ट बोलते हैं। तो क्या करता है लिथियम, क्या करता है एब्स्टिन एनोमलीज करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी में, क्या करते हैं बिल्कुल ही अवॉइड करना है इसको, प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब उसके देखते हैं कि एंटी थायराइड, यानी कि किसी भी महिला को अगर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको थायराइड हो गया है, तब उसमें कौन सा दवा नहीं देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए। तो एंटी थायराइड में क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि ट्राइमेस्टर, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देते हैं पीटीयू, पीटीयू यानी कि प्रोपाइल थायरो यूरासिल इसको बोलते हैं। ये क्या होता है कि एंटी थायराइड मेडिकेशन होता है। ये क्या होता है एंटी थायराइड मेडिकेशन होता है, क्या प्रोपाइल थायरो यूरासिल। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो प्रेगनेंसी होता है उसमें दिया जाता है। क्या नहीं देना है कार्बिमाजिपिन और मेथिमाजोल, ये दो दवाई बिल्कुल नहीं देना है। तो एंटी थायराइड में क्या देना है, सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको याद रखना है कि जो पहला ट्राइमेस्टर जो होता है पहला तिमाही होता है उसमें प्रोपाइल थायरो यूरासिल देना है। क्या नहीं देना है कार्बिमाजिपिन नहीं देना है, मेथिमाजोल जो होता है वो नहीं देना है। किसके लिए हाइपर थायरोडिज्म के लिए, यानी कि जिसको हाइपर थायरोडिज्म है, थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है उसके लिए। अब यहाँ पे देखना है कि एंटी माइक्रोबियल, अगर मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई सी भी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान कौन सा दवाई देना है, तो यहाँ पे याद रखना है पीसीएम, पीसीएम जैसे पेनिसिलिन, ठीक है पेनिसिलिन देना है। उसके बाद सी से सिफेलोएस्पिरिन, उसके बाद होता है मैक्रोलाइड। अब मैक्रोलाइड में क्या होता है कि इसमें दो तरह के दवाई हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि इरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन, ये जो दवाई होता है मैक्रोलाइड ग्रुप का है। पेनिसिलिन तो आपको याद ही है, एमोक्सिसिलिन जितना भी होता है, पेनिसिलिन इस तरह का ड्रग। तो पीसीएम आपको याद रखना है कि कौन सा देते हैं पीसीएम देते हैं, माने कि माइक्रोबियल अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है एंटीबैक्टीरियल देना है, तो माइक्रोबियल जो देना है क्या देना है पीसीएम देना है। यानी कि पी से क्या हो गया पेनिसिलिन, सी से क्या हो गया सिफेलोस्पिरिन और एम से क्या हो गया मैक्रोलाइड, जिसमें कि इरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन इस तरह का जो दवा होता है कैलिथ्रोमाइसिन ये देना है। अब क्या नहीं देना है, जो जो नहीं देने वाले जो ड्रग होता है उसमें क्या होता है कि एफ से हो जाएगा एक फ्लोरोक्विनोलिन, ठीक है वो आपको नहीं देना है। क्या नहीं देना है फ्लोरोक्विनोलिन नहीं देना है। उसके बाद ए से होता है एमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है एमाइनोग्लाइकोसाइड आपको नहीं देना है। उसके बाद क्या हो जाएगा टी से हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो भी आपको नहीं देना है। टी से क्या हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन भी आपको नहीं देना है। तब हम लोग को यहाँ पे याद कर लेना है कि कौन सा माइक्रोबियल जो ड्रग है जो देना है। तो सबसे पहले पीसीएम, पी से क्या हो गया पेनिसिलिन हम लोग दे सकते हैं, सी से सिफेलोस्पिरिन जो ड्रग होता है वो दे सकते हैं, और एम से मैक्रोलाइड का जो ड्रग होता है जो इरिथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन ये दे सकते हैं। कौन नहीं देना है, जैसे कि आपको ए से एमाइनोग्लाइकोसाइड जो होता है नहीं देना है, एफ से फ्लोरोक्विनोलिन बिल्कुल नहीं देना है, और टी से टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो बिल्कुल नहीं देना, मतलब कि इस ग्रुप का दवाई नहीं देना है। कौन देना है कौन नहीं देना है इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। उसके बाद होता है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या होता है कि जिससे मान लीजिए कि किसी को मिर्गी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, दौरा पड़ रहा है, तो उसमें कौन सा दवाई हम दे सकते हैं और कौन सा दवाई नहीं देना है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो कौन सा ड्रग जो होता है कि एपिलेप्टिक में देना है, जिससे कि एपिलेप्टिक या कि जो मिर्गी होता है वो रुक जाए, तो सबसे लीस्ट मतलब कि वैसे तो कोई जितने सारे एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग होते हैं जो दौरा को रोकने वाला जो ड्रग होते हैं बिल्कुल अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में। लेकिन जो जो ड्रग देना है वो कौन सा है, एक है लेमेट्रोजोल जो होता है इसको दे सकते हैं, लीवाटिरासिटम जो होता है इसको दे सकते हैं। लेकिन जो वेल्पोरेट जो होता है सोडियम वेल्पोरेट के नाम से आता है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में, या फिर दौरा पड़ रहा हो या फिर सीजर हो, उस समय वेल्पोरेट को बिल्कुल अवॉइड करना है, उसको नहीं देना है। क्या देना है लेमेट्रोजोल या फिर लिवेटिरासिटम जो होता है ये दवाई आप दे सकते हैं एंटी एपिलेप्टिक के लिए इन प्रेगनेंसी में ये दवाई दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हो गया कि प्रेगनेंसी में कौन सा दवाई सेफ है कौन सा दवाई सेफ नहीं है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन को देख लीजिएगा, उसके बाद एंटीकोगुलेंट में क्या देना है क्या नहीं देना है। तो ये सारा ड्रग जो होता है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको काम देगा। कोई भी प्रेगनेंसी वाला जो पेशेंट रहता है उनमें इस तरह का बहुत सारा का होता है कि हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसमें क्या देना है क्या नहीं देना है। तो इस तरह की दवाई आपको याद रखिएगा तो काम देगा इन फ्यूचर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल जो एंटागोनिस्ट होता है, मतलब कि जो भी ड्रग होता है वो क्या होता है।
अब जैसे फिजियोलॉजिकल कोई भी दवाई है तो वो क्या काम करता है, फार्माकोलॉजिकल जो कोई दवाई होता है वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो देखिएगा कि फिजियोलॉजिकल कोई दवाई है क्या करता है। तो एक दवाई है, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल उसका क्या इफेक्ट होता है कि मुझे कोई भी रिसेप्टर है, वो एक दवाई है बीटा वन पे काम कर रहा है, और बीटा वन पे काम करके अगर वो क्या कर रहा है, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि M2 जो होता है, मस्कुरोनिक जो रिसेप्टर होता है, उस पे वो काम करके क्या कर रहा है कि वो हार्ट रेट को घटा रहा है, ठीक है। हार्ट रेट को घटा रहा है। तो कोई भी दवाई अगर अलग अलग रिसेप्टर पे काम करके अपोजिट एक्शन दे रहा है, मतलब कि बीटा पे काम कर रहा है तो हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, लेकिन M1 पे काम कर रहा है तो हार्ट रेट को घटा रहा है, तो इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। यानी कि कोई दवाई, जो एक दवाई है, अलग अलग रिसेप्टर पे उसका अलग अलग रिस्पॉन्स रहता है, अलग अलग रिसेप्टर पे काम करके वो घटाता है या फिर बढ़ाता है, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल। लेकिन जो फार्माकोलॉजिकल क्या होता है, वो सेम रिसेप्टर पे काम करता है, वो अलग अलग पे काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दवाई है, बीटा वन पे काम कर रहा है, और कोई दवाई बीटा वन पे ही काम कर रहा है, तो बीटा वन को अगर ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, तो ब्लॉक कर रहा है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्ट रेट जो होता है डिक्रीज हो रहा है, ठीक। लेकिन वही दवाई बीटा वन पे काम करके उसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक, तो उससे क्या हो रहा है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। तो कोई भी दवाई एक ही रिसेप्टर पे उसको ब्लॉक कर रहा है या फिर उसको स्टिमुलेट कर रहा है, एक ही रिसेप्टर पे काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल, ठीक। एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, या तो कोई भी दवाई एक ही रिसेप्टर पे वो काम कर रहा है। जैसे कि एक दवाई है वो बीटा वन पे ही काम कर रहा है, जैसे बीटा वन को ब्लॉक कर रहा है तो हार्ट रेट कम हो रहा है, और बीटा वन को स्टिमुलेट कर रहा है, उस पर इफेक्ट कर रहा है तो हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। यानी कि एक ही दवाई है, वो एक ही रिसेप्टर पे उसको बंद या चालू करके उसके हार्ट रेट में कम या ज़्यादा कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। और जो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है वो क्या होता है कि एक दवाई है, वो एक रिसेप्टर पे हार्ट रेट को स्टिमुलेट कर रहा है यानी कि बढ़ा रहा है, और एक रिसेप्टर पे क्या कर रहा है कि हार्ट रेट को कम कर रहा है। जैसे कि बीटा पे काम कर रहा है तो क्या कर रहा है कि बीटा को अगर स्टिमुलेट कर रहा है तो जिससे क्या हो रहा है कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन जब M3 को स्टिमुलेट कर रहा है तो जिससे क्या हो रहा है कि हार्ट रेट घट रहा है। यानी कि अलग अलग रिसेप्टर पे अलग अलग उसका वर्क होता है, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। ये आप लोग समझ गए।